Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to cover block 1 which is Indian economy at independence 1947. ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी जो थी इंडिपेंडेंस के टाइम में 1947 के टाइम में क्या कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमी की, कैसी थी हमारी इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इस ब्लॉक का थीम ये होगा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के टाइम में एक ऐसी इकोनॉमी मिली जो अंडर डेवलप्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड और पुअर थी। ठीक है, ब्रिटिश रूल ने इंडिया इकोनॉमी को वीक बना दिया था उस वक्त। ठीक है, तो ये जो है इस ब्लॉक को पढ़ने का मतलब ये है कि हम इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे कि कितनी दूर की जर्नी हमने तय की। जब ब्रिटिशर ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को छोड़ के गए थे, तब से लेके हमने जब से आज़ादी पाई है तब से लेके अब तक हमने 2026 तक कितनी डेवलपमेंट की है, क्या जर्नी तय की है, क्या उतार चढ़ाव, तो ये सारी चीजें जो है हम इस ब्लॉक के थ्रू कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। कॉलोनियल लेगेसी एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन 1947। तो देखो, कॉलोनियल लेगेसी जो छोड़ के गए थे वो उस समय हमारी इकोनॉमी कंडीशन कैसी थी, इसे देखते हैं। ठीक है, तो 1947 में इंडिया जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में था, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस था और इंडिया की जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो भी बहुत वीक था। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया दुनिया का पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक था। पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, लोगों की परचेजिंग पावर वीक थी, बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं होती थी। एग्जाम्पल, आज जैसे मिडिल क्लास कॉमन है वैसे उस टाइम नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहला तो लेगेसी, कॉलोनियल लेगेसी क्या थी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी था, एक्सट्रीम पॉवर्टी में छोड़ के गए थे वो हमें। ठीक है, दूसरा दूसरा जो था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ में दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, कॉटन, जूट, स्पाइसेस जो है ये सारे वो ले जाते थे और फिनिश गुड वापस इंडिया में एक्सपेंसिव प्राइसेस पे बेचते थे। ठीक है, इस प्रोसेस को जो दादा भाई नौरोजी हैं इसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, मतलब इंडिया का पैसा ब्रिटेन को ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हमारे फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिसे हम कहते हैं नेशनल टाइम में, किसे, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी बताते हैं कि ब्रिटिश जो है इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिनिश गुड जो है इंडिया में एक्सपेंसिव प्राइस में बेचते थे। ठीक है, तो कॉलोनियल लेगेसी एंड इकोनॉमिक कंडीशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं इस ब्लॉक में, ये सारे रीजन कि क्या क्या कॉलोनियल लेगेसी वो छोड़ के गए थे। एक तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में हमें छोड़ के गए थे। ठीक है, तो उसके कारण हमारा पर कैपिटा इनकम लो था, परचेजिंग पावर वीक थी, बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं हो पाती थी। दूसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण जो है वो जो हमारे यहाँ से प्राइजेस ले जाते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे और क्या बेचते थे, हमें फिनिश गुड प्रोडक्ट बेचते थे। ठीक है, उसके कारण जो है हमारा जो डेवलपमेंट है अपना, जो सेल्फ डिपेंडेंस है वो नहीं हो पाया। ठीक है, हम फिनिश प्रोडक्ट बनाने में कभी माहिर नहीं हो पाए। ठीक, तो तीसरा देखोगे तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का तीसरा जो है कारण था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलो किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स क्या कि ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई, तो टेक्सटाइल हुआ, मेटल वर्क हुआ या हैंडलूम हुआ। ठीक है, ये सारे जो है चीप ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट की वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, इसके रिजल्टेंट जो इंडियन के आर्टिशंस थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो जो हमारा कल्चर था, जो हमारा कह सकते हो कि इनहर्टेंट जो होती है ना एक कंट्री की लेगेसी होती है। ठीक है, वो हमारी लेगेसी ही इन्होंने छीन ली, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री छीन लिया और अपनी एक कॉलोनियल लेगेसी, जो कि कॉलोनियल लेगेसी क्या है, कॉलोनियल लेगेसी ये थी कि व्हाइट मैन बर्डन जिसे कॉन्सेप्ट जो कहते हैं ना वो हम पे थोप के चले गए। ठीक है, सो हमने क्या देखा, पहला जो है अगर हम समझे इंडियन इकोनॉमी को जब ब्रिटिशर छोड़ के गए तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में उन्होंने हमारे साथ, दूसरा क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ यूज किया। ठीक है, फिर तीसरा वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे साथ लगाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ कभी डेवलप नहीं हो पाई। ठीक है, इसी कारण जो है वीक इंडस्ट्रियल बेस था हमारा। जब 1947 में हमें जो इंडिया मिला था उसमें बहुत वीक इंडस्ट्रियल बेस था। 1947 में इंडस्ट्रीज बहुत ही लिमिटेड थी। मेजर इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल है बॉम्बे में, ठीक है, और जूट जो कलकत्ता। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट एब्सेंट थी। यही दोनों इंडस्ट्रीज जो थी वो मेजर इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, देन तीसरा क्या था,
एग्रीकल्चर डोमिनेंस, ठीक है। एग्रीकल्चर डोमिनेंस मतलब कि उन्होंने जब इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं की थी तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही डोमिनेट करेगी। तो उस वक्त जो इंडियन इकोनॉमी थी 1947 की, उसमें 70% पॉपुलेशन जो थे वो डिपेंडेंट थे किस पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि ओल्ड टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्टिविटी, जमींदारी सिस्टम, इरिगेशन की कमी, ये सारे जो है फैक्टर्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्ले करते थे, ठीक है। और 70% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि कुछ और करने को था ही नहीं, इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, तो वो जो है क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, जहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। मतलब एक ही जमीन पे 10 लोग काम कर रहे हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत लो थी, क्योंकि कोई मॉडर्न इनपुट भी नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं लो ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को छोड़ के गए, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट ही है इकोनॉमी को डेवलप और ग्रोथ करने का, जिससे कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हो, ठीक है। तो देखो, जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट था, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब ब्रिटिशर हमें, हमारी इकोनॉमी जब हम आजाद हुए तब हमारी 32 ईयर्स ओनली थी। मतलब मैक्सिमम कोई पर्सन जो है वो मैक्सिमम नहीं, मतलब बता सकते कि एवरेज जो है पर्सन 32 ईयर जीता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये थी हमारी उस वक्त, ठीक है। लिटरेसी रेट जो है बस 12% थी, बस 12% लोग जो थे ओवरऑल पॉपुलेशन में पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। मतलब एजुकेशन इतना वीक था, हेल्थ केयर इतना वीक था कि आप देख सकते हो डाटा। पार्टीशन इफेक्ट कितना क्या था, पार्टीशन का भी उन्होंने हमें बंटवारों में हमें बांट के चले गए, ठीक है। तो उसका भी इफेक्ट बहुत था। मैसिव डिसरप्शन हुआ था, ठीक है, जो कि डिवीजन ऑफ पंजाब, पंजाब का डिवीजन से बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसके कारण, ठीक है। तो पार्टीशन इफेक्ट 1947 से पार्टीशन ने इकोनॉमी को ह्यूज शॉक दिया था। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम्स क्या क्या उन्होंने क्रिएट की थी कि पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया था, इरिगेशन कनाल्स भी इसकी वजह से डिवाइड हो गए थे, ट्रेड रूट्स भी डिस्टर्ब हो गए थे, 15 मिलियन पीपल जो है डिस्प्लेस्ड हो गए थे अपने अपने घरों से ड्यू टू डिवीजन, ठीक है। तो ये थी ब्रिटिशर्स की लेगेसी इंडियन इकोनॉमी पे, जो आज हम कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स हमें बहुत कुछ सिखा के गए, ये सिखा के गए थे, जो जानते हुए जो हम अपने एक कह सकते हो ना, जैसे ट्राइबल होते हैं, अपने दुनिया में खुश रहते हैं, अपनी चीजों में मतलब क्या कह सकते हो कि अपने रिसोर्सेज में वो अच्छे से जी लेते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी लेते हैं। और ये जब आते हैं तो ये हमें वाइट मैन बर्डन हमें सिखाने के चक्कर में वो हमसे क्या करते हैं, लूट के चले जाते हैं, ठीक है। ये था ब्रिटिशर्स की लेगेसी हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि किसी के आने से कुछ नई चीजें नहीं सीखी जाती हैं, सीखी गए, हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी, हमने अपनी रूढ़वादी चीजों को भी चेंज किया। पर विथ टाइम ये ऐसे भी चेंज होते हैं, सोसाइटी हर टाइम चेंज होती है, ये ऑटोमेटिकली भी होती है, इसमें ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं था। जैसे जैसे एजुकेशन पहुंचती, ग्लोबलाइजेशन पहुंचता, वैसे वैसे चीजें चेंज हो जाती, ठीक है। पर इसमें मेन रोल किसका, लेकिन जो बर्बादी थी इंडियन, वो उनमें इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। देखो ये क्या क्या करके गए हैं। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, जितनी उनको जरूरत थी उतना ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे, जहां उन्हें रहना था, जहां से उनका काम होना था, ठीक है। तो ब्रिटिशर ने रेलवेज मेनली, मतलब रेलवेज बनाए, रेलवेज ब्रिटिशर्स ने इसलिए नहीं बनाए कि हमें सुविधा हो जाए, नहीं, इसलिए बनाए क्योंकि वो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सके, ट्रूप को मूवमेंट करा सके, ठीक है। और क्या, किस लिए रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो, कि जैसे कि जब भी लड़ाई हो या कभी भी कोई जरूरत हो, वो मतलब ट्रूप्स को, आर्मी को मूवमेंट करा सके, ना कि इंडियन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उन्होंने लिमिटेड काम किया रोड नेटवर्क पे, क्यों रोड नेटवर्क को नहीं बढ़ाया, अगर उतना ही वो डेवलपमेंट चाहते तो। लिमिटेड काम किया था उन्होंने रोड नेटवर्क पे, सिर्फ रेलवे इसीलिए बनाया क्योंकि उन्हें काम था, ठीक है। निलिजिबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, निलिजिबल उन्होंने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, ठीक है। अब आते हैं हम नेहरू विजन। जब हमको आजादी मिलती है और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ठीक है, इनके हाथ में आती है ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारी चीजें ही मतलब वीक पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इनका विजन देखते हैं कि इन्होंने क्या किया हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो मिक्स इकोनॉमी एंड सोशलिज्म
ठीक है, मतलब नेहरू ने मिक्स इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो मतलब ना प्योर कैपिटलिज्म पे गए वो, ना प्योर कम्युनिज्म पे गए, उन्होंने दोनों का मिक्सचर फॉलो किया, ठीक है। तो मिक्स इकोनॉमी मींस कि पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी हैवी इंडस्ट्रीज, डिफेंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने दायित्व मतलब दिया कि आप लोग क्या करो, प्राइवेट कंपनीज जो है वो किस में काम करेंगी, कंज्यूमर गुड में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में, बट गवर्नमेंट लाइसेंसिंग के अंडर ये काम करेंगी, क्योंकि हम इतना मतलब ब्रिटिश के आने की वजह से इतना डर गए थे कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री को खुली छूट नहीं दे सकते थे। दैट्स वाई जो है लिमिटेड इनको एक्सेस दिया गया कि आप जो लिमिटेड काम है वो काम करो, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या हुआ नेहरू इकोनॉमी का, तो नेहरू इन्फ्लुएंस द फैबियन सोशलिज्म सोवियत प्लानिंग मॉडल, इसलिए इंडिया ने प्लानिंग अप्रोच अडॉप्ट किया, ठीक है। तो नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो किससे हैविली इन्फ्लुएंस थे, फैबियन सोशलिज्म से एंड सोवियत प्लानिंग से, ठीक है, जिसने शेप किया इंडिया को डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है, 4 डिकेड तक, ठीक है। इंडिया जो नेहरू जी का जो विजन था, इकोनॉमिक विजन, फेबियन सोशलिज्म एंड सोवियत प्लानिंग, इसने जो है शेप किया इंडिया के डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को 4 डिकेड तक, ठीक है। और उस वक्त बहुत जरूरत भी था हमें सोशलिज्म अडॉप्ट करना, हम उस टाइम तुरंत कैपिटलिज्म प्रॉफिट मोटिव नहीं हो सकते थे, ऑलरेडी हमारे लोग जो है बहुत गरीब और बहुत अंडर डेवलप थे, ठीक है। उस वक्त बहुत जरूरत है कि हम मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करें, ठीक है। देन उसके बाद डेमोक्रेटिक प्लानिंग की इन्होंने मतलब डेमोक्रेटिक प्लानिंग को इंक्लूड किया नेहरू जी ने अपने इकोनॉमिक विजन में, मींस कि इंडिया ने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया, क्योंकि वो फेबियन सोशलिज्म और सोवियत जो मॉडल है उससे इन्फ्लुएंस थे कि हम अपनी कंट्री का हर साल 5 साल का एक गोल रखेंगे कि ये गोल हमें अचीव करना है, ठीक है। तो उस गोल को अगर हम अचीव नहीं कर पाएंगे तो एनालिसिस भी करेंगे कि अरे यार ये तो गोल अचीव नहीं हुआ इन 5 सालों में, ठीक है। जैसे जैसे 5 साल में हर साल चुनाव होते हैं तो कोई सरकार अपने लिए गोल रखे कि आप ये करेंगे और ये आप नहीं कर पाए तो आप फेल रहे उस पॉलिसी में, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने एक 5 ईयर प्लान रखा इकोनॉमी के लिए, जिसमें पर्पस था रिसोर्स का एलोकेशन, ग्रोथ को टारगेट करना, इकोनॉमी को डेवलप करना, ठीक है। फिर आता है बात सेल्फ रिलायंस की, सेल्फ रिलायंस पे उन्होंने फोकस किया, मतलब कि नेहरू ने फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना चाहते थे, नेहरू जी जो है वो फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना चाहते थे, उनका गोल था डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना एंड इम्पोर्ट को रिड्यूस करना। जो आज हम बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, वो पहले टाइम में ही समझ गए थे कि हमें सेल्फ रिलायंस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उन्होंने मतलब फोकस किया कि इंडिया ने फॉरेन इम्पोर्ट्स जो है, इंडिया को फॉरेन इम्पोर्ट्स कम करना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है और हाई टैरिफ लगाना है, ठीक है। इसका आइडिया मतलब ओवरऑल ये था कि जो गुड्स बाहर से आ रहे हैं उन्हें इंडिया में ही प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा मॉडल उन्होंने फॉलो किया, ठीक है, कि इम्पोर्ट पे हैवी टैरिफ लगाते थे और अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। फिर बात करते हैं रोल ऑफ स्टेट, इसमें स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल होगा, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप किया, ठीक है। उनका ये काम था हैवी इंडस्ट्रीज पे डेवलप करना, एग्जांपल स्टील प्लांट, डैम्स, पावर प्रोजेक्ट, ये सारा काम जो था वो गवर्नमेंट का था। बॉम्बे प्लान 1944 के बारे में क्या कह रहा है कि बॉम्बे प्लान 1944 जो है, इवन इसमें क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इवन बिग इंडस्ट्री लाइक टाटा और बिरला, ठीक है, एक्चुअली क्या थे, स्टेट लेड डेवलपमेंट सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। सोचो उस वक्त इकोनॉमी कितनी मतलब और लोगों में कितना देश प्रेम था कि जो टाटा एंड बिरला एक ऑलरेडी प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे, लेकिन ये लोग क्या सपोर्ट कर रहे थे कि स्टेट लेड डेवलपमेंट हो, प्राइवेट डेवलपमेंट ना हो, पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट जो है वो ज्यादातर संभाले, ठीक है। सो देन देखते हैं हम ब्लॉक 2 पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्विक कंक्लूजन में हम समझे तो इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी जो पुअर थी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, इसलिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर, सेल्फ रिलायंस, मिक्स इकोनॉमी जैसा अप्रोच अडॉप्ट किया फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। देन आते हैं हम ब्लॉक 2 पे, ब्लॉक 2 जो है प्लानिंग ईरा है, 5 ईयर प्लान एंड प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो देखो प्लानिंग ईरा एंड 5 ईयर प्लान एंड प्लानिंग कमीशन, इसमें ओवरऑल थीम ये है कि 1951 से इंडिया ने सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसमें गवर्नमेंट जो है 5 ईयर प्लान के थ्रू रिसोर्स एलोकेट करती थी और डेवलपमेंट गोल डिसाइड करती थी, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझो कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को प्लान्ड वे में डेवलप करना चाहती थी, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान का
एक ओवरव्यू लेते हैं। प्लानिंग कमीशन 1950 टू 2014 फॉर्मुलेटेड 5 ईयर प्लान, ठीक है, जो कि इंस्पायर्ड किससे था, सोवियत प्लानिंग से, बट इन डेमोक्रेटिक एंड मिक्स इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। सोवियत प्लानिंग से तो इंस्पायर्ड था, पर किस किस वे में, डेमोक्रेटिक एंड मिक्स इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हम टोटल 12 प्लान जो है हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने प्लानिंग कमीशन प्लान जो 5 ईयर प्लान है वो बंद कर दिया थे, ठीक है। नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया था 2015 में, प्लानिंग कमीशन का ही नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। देखो, प्लानिंग कमीशन जो 1950 से 2014 तक मतलब 5 ईयर प्लान बनाता था, ठीक है। उसके बाद जो 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्लानिंग कमीशन को छोड़ के उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया, और प्लानिंग का 5 ईयर प्लान जो है उस वक्त से बंद हो गए, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो है 1950 टू 2014 5 ईयर प्लान बनाता था, इंस्पायर्ड किससे था, सोवियत यूनियन प्लानिंग मॉडल से, बट इंडिया ने डेमोक्रेटिक मिक्स इकोनॉमी मेंटेन की, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1950 में एस्टेब्लिश हुआ। चेयरमैन जो थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। जब बनी थी प्लानिंग कमीशन, ये क्या थी, एडवाइजरी बॉडी थी। फंक्शन क्या था प्लानिंग कमीशन का, 5 ईयर प्लान बनाना, मतलब 5 ईयर प्लान मतलब क्या कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट सेट करना। दूसरा इसका काम था रिसोर्स एलोकेशन, मतलब किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट होगा ये डिसाइड करना। फिर प्रायोरिटीज डिसाइड करना, मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे फोकस करना है। चौथा मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब प्लान्स प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखना, ठीक है। तो क्या प्लानिंग कमीशन का फंक्शन था, 5 ईयर प्लान बनाना, रिसोर्स एलोकेशन करना, प्रायोरिटी डिसाइड करना एंड मॉनिटर करना है इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। अब देखो इसमें महालनोबिस मॉडल का क्या रोल था, तो स्पेशली सेकेंड 5 ईयर प्लान में महालनोबिस मॉडल यूज हुआ, ठीक है। इसका फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज पे, और इसका आइडिया ये था कि लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्रिएट करना, ठीक है। महालनोबिस मॉडल जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान में पूछ देता है। कब आया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में महालनोबिस मॉडल का यूज हुआ था, जिसका फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज पे, जिसका आइडिया था लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्रिएट करना, ठीक है। ड्यूरेशन जो है 5 ईयर प्लान का 1951 से 2070 तक टोटल था। सॉरी, मैंने 2014 बोला, लाइक इट्स अ बिग मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। याद रखना 2014 में मोदी गवर्नमेंट जब आई तब भी लागू था। 5 ईयर प्लान हम बनाते थे। कब हमने बंद किया बनाना, ये 2017 तक, 2017 तक हमने किया, ठीक है। 1951 टू 2070 तक हमने 5 ईयर प्लान बनाया, ठीक है। तो 1951 से 2017 तक टोटल 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुए, ठीक है। एनुअल प्लान्स भी बने, कभी कभी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से 5 ईयर प्लान जो है स्टॉप हो गए थे, और इस उसको एनुअल प्लान में बदल दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल 1966 से 69, इसमें 3 एनुअल प्लान्स बने, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने के कारण या पॉलिटिकल शिफ्ट के कारण, ठीक है, या इकोनॉमिक चेंजेस के कारण भी कह सकते हो, ठीक। नीति आयोग जो है रिप्लेस प्लानिंग कमीशन में कब हुई, 2015 में, जिसको प्लानिंग कमीशन से चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। डिफरेंस क्या बना प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रलाइज प्लानिंग बॉडी थी, लेकिन नीति आयोग क्या बनी, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनी, ठीक है। रिप्लेस हुआ है नेम या चीजें, तो कुछ उसमें बेटरमेंट के लिए ही हुआ होगा। तो प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, नीति आयोग एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था। फंड एलोकेशन पावर था प्लानिंग कमीशन पे, पर नीति आयोग के पास कोई फंड एलोकेशन पावर नहीं है। प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती थी, बट नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच को, ठीक है। प्लानिंग कमीशन एक प्लानिंग बॉडी की तरह वर्क करती थी, पर नीति आयोग थिंक टैंक की तरह करती थी, ठीक है। तो नीति आयोग स्टेट्स के साथ मिलकर काम करता है, ठीक। 5 ईयर प्लान की अगर की फीचर की बात करें, तो हर 5 ईयर प्लान का डिफरेंट फोकस था। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951-56 में आया, ठीक है। चलो जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, 5 ईयर प्लान का अब हम फोकस देखते हैं, ठीक है। सारे 5 ईयर प्लान्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बस सुनते जाओ, ईयरफोन लगा लो, बाकी बहुत ज्यादा देखने की पीडीएफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951-56 में आया था, जिसका फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। रीजन क्या था, पार्टीशन के बाद जो फूड शॉर्टेज थी, इसकी वजह से जो है फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान का जो था फोकस एग्रीकल्चर पे था, इरिगेशन पे था और फूड सिक्योरिटी पे था, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन के बाद फूड शॉर्टेज आ गई थी। मॉडल कौन सा हमने फर्स्ट 5 ईयर में फॉलो किया, हेरोड डोमर मॉडल को फॉलो किया, ठीक है। और रिजल्ट क्या हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो ये प्लान जो है सक्सेसफुल था, लार्जली सक्सेसफुल था, ठीक है। ओके, इसमें जो ग्रोथ
जो 3.6% रखा, 2.1% टारगेट था, बट 3.6% हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अचीव कर दिया। ठीक है, तो प्लान जो है सक्सेसफुल रहा। ठीक, सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें जो कि 1956 to 61 में आया, जिसे जिसे किससे इंस्पायर था, महालनोबिस मॉडल। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है हेरोड डोमर मॉडल से इंस्पायर था। ठीक है, हेरोड डोमर से फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंस्पायर था। महालनोबिस मॉडल जो है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान इंस्पायर था। ठीक, इसका फोकस किस पे था सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो 1956-61 में आया है, तो हैवी इंडस्ट्रीज पे। अब देखो हमारी जो पार्टीशन के बाद फूड शॉर्टेज वाला गोल जो है अचीव हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। तो अब हम दूसरा प्रॉब्लम पे देखेंगे अपनी इकोनॉमी की। तो दूसरा प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी के सामने थी कि हैवी इंडस्ट्रीज लगाना, स्टील प्लांट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सारे स्टील प्लांट जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत ही जो है इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, चलो देन अब बात करते हैं थर्ड प्लान की जो कि 1961 से 66 में आई। ठीक है, तो देखो 1961 to 66 में थर्ड 5 ईयर प्लान जो आई, इसका गोल था सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ पे फोकस करना। ठीक है, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों को बैलेंस करके ग्रोथ करना। ठीक है, बट क्या हुआ प्रॉब्लम कि इस जो ये सेकेंड थर्ड प्लान था 1961 to 66, इसके बीच दो वॉर हो गए। एक तो पहला 1962 का चाइना वॉर एंड दूसरा जो है 1965 का पाकिस्तान वॉर हो गया। ठीक है, और ड्रॉट की भी सिचुएशन आ गई थी 61-66 में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये तो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया और ग्रोथ जो है हम क्या किए, बिलो टारगेट अचीव कर पाए। ठीक है, प्लान जो क्या हो गया, फेल हो गया। फिर बात करते हैं एनुअल प्लान की। 3 एनुअल प्लान बने हमारे 1966 से 69 के बीच में। 3 एनुअल प्लान कब तक 66 से 69। ठीक है, तो इस ये प्लान क्यों बने, तो ये जो है नो फॉर्मल प्लान ड्यूरिंग क्राइसिस पीरियड, कोई फॉर्मल प्लान नहीं बना क्राइसिस पीरियड में। ठीक है, तो 3 एनुअल प्लान बना दिए गए। फिर फोर्थ प्लान की बात करते हैं जो कि 69 से 79 तक चला। ठीक है, 74 तक। ठीक है, देखो 3 एनुअल प्लान बने जिनमें अपना एनुअली जिस हिसाब से गोल रखना था रखा गया, जो भी मतलब कोई फॉर्मल प्लान नहीं बना पाया गया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। देन हम फोर्थ प्लान पे आते हैं जो कि फॉर्मली बना। फोर्थ प्लान 5 साल का जो कि 1969 से 74 तक चला। ठीक है, इसमें जो फोकस था वो किस पे था 1969 to 74, तो इसमें जो फोकस था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी पे। ठीक है, 69 में 74 में जो फोर्थ प्लान बना, अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है हमारी प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो फोकस था वो किस पे था, तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी पे, सेल्फ रिलायंस पे फोकस था। एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ कि बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया हमारी प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन को कंसोलिडेशन किया गया, गरीबी हटाओ जैसा नारा लगाया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में 1969 to 74 में फोर्थ प्लान में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्लान की जो कि 1974 to 79 में आई। इसका फोकस था पॉवर्टी को रिमूव करना, सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना, एंड पॉपुलर स्लोगन जो था फिफ्थ प्लान का ये था गरीबी हटाओ। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। फिफ्थ प्लान का गरीबी हटाओ था, पॉवर्टी रिमूवल, सेल्फ रिलायंस, इमरजेंसी पीरियड, जनता गवर्नमेंट टर्मिनेटेड इटर्नली। नहीं नहीं ठीक है, तो देखो वो फोर्थ प्लान का ही था गरीबी हटाओ। फिफ्थ प्लान का क्या था, फिफ्थ प्लान का था कि पॉवर्टी को रिमूव करना, सेल्फ रिलायंस बनाना। ठीक है, एंड इमरजेंसी पीरियड जो जनता गवर्नमेंट को टर्मिनेट करके लाया गया था, ये जो है इमरजेंसी पीरियड भी इसी टाइम में आया था फिफ्थ प्लान में। फिर सिक्स्थ प्लान की बात करें जो कि 1980 से 85 में आई। इसका फोकस क्या था कि पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस था। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, प्रोग्राम क्या कौन से रन किए गए, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में। देन सेवंथ प्लान की बात करें तो ये 1985 से 90 में आया, जिसका फोकस था प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, राजीव गांधी ने इसमें इस वक्त जो सेवंथ 5 ईयर के प्लान के टाइम में राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने कंप्यूटर के रेवोल्यूशन पे फोकस किया, कंप्यूटराइजेशन, टेलीकॉम रिफॉर्म जो है स्टार्ट किया। ठीक है, देन आते हैं हम एट्थ प्लान पे जो कि 1992 to 1997 में आता है। ठीक है,
तो ये पोस्ट 1991 के रिफॉर्म का फर्स्ट प्लान था, ठीक है। जब हम एलपीजी पॉलिसी लाते हैं 1991 में, उसके बाद का जो रिफॉर्म था 1992 1997, ये 8th प्लान आता है, ठीक है। 8th प्लान में क्या होता है कि फोकस किस पे रहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस रहता है, प्राइवेटाइजेशन मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब पे फोकस रहता है, ठीक है। फिर 9th प्लान आता है 1997-2002 में, जिसका फोकस होता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस पे, ठीक है। देन 10th प्लान आता है 2002 से 2007 के बीच में, जिसमें टारगेट रखा गया 8% ऑफ जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। सोशल इंडिकेटर पर भी फोकस था। फर्स्ट जो सोशल इंडिकेटर कौन कौन से, पॉवर्टी, लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। 11th प्लान आता है 2017 से 12 तक, जिसमें फोकस था किस पे, इंक्लूसिव ग्रोथ पे, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब इसमें इंपॉर्टेंट था क्या, भारत का निर्माण करना मनरेगा पे, ठीक है। 2017 और 2007 से 12 वाले प्लान जो 11वां था। अब आते हैं हम लास्ट प्लान, जो कि हमारा 12th प्लान है, 2012 से 17 तक चला, जिसमें क्या फोकस था, जिसका थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। जिसमें 8% टारगेट जो है अचीव करना था, 6.7% अचीव हुआ, ठीक है। मतलब 8% ग्रोथ का टारगेट अचीव करना था, बट एक्चुअल ग्रोथ जो हमारा था वो लोअर ही था, ठीक है। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की, ठीक है। नीति आयोग का क्या है, नीति आयोग न्यू फ्रेमवर्क है, मतलब नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ये पॉलिसी एडवाइस देता है। फीचर क्या है नीति आयोग का, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है। नो फंड एलोकेशन है, लॉन्ग टर्म विजन है इसका, मतलब कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब स्टेट और सेंटर मिलकर काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नो फंड एलोकेशन मींस कि फाइनेंस कमीशन और बजट फंड जो है, फाइनेंस कमीशन और बजट फंड्स एलोकेट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि 3 ईयर एक्शन प्लान, 7 ईयर स्ट्रेटेजी, 15 ईयर मिशन, ये सब जो है नीति आयोग बनाता है, इसका की फीचर है। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन, AIM, जो इनोवेशन और स्टार्टअप प्रमोट करता है। SDG फोकस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम करता है। ये सारे जो है क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है नीति आयोग के, ठीक है। और बात करें तो प्लानिंग ईरा का जो था, सॉरी, हमने तो ये बात कर ली कि ये सारी चीजें क्या थी, इसकी फोकस थी। और भी कुछ देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इसमें। 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट जो है, नीति आयोग क्या क्या करता है। नीति आयोग जो कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से जनवरी 2015 में, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, करंटली सुमन बेरी है, याद रखना। करंटली नीति आयोग की वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है। स्पेशल इन्वाइटीज किस कौन कौन सी होगी, तो गवर्निंग काउंसिल, जैसे ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है, स्पेशल इन्वाइटीज भेजी जाती है इनको गवर्निंग काउंसिल के लिए, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एम्फेसिस करता है नीति आयोग। की डॉक्यूमेंट कौन कौन सा निकालता है, तो 3 ईयर एक्शन एजेंडा 2017 से 20, ठीक है, ये निकाला है इसने की डॉक्यूमेंट नीति आयोग ने। 7 ईयर स्ट्रेटेजी 2017 टू 23, ये भी नीति आयोग का ही प्लान है। 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट 2017 से 32 तक का, इंडिया @ 2032 जो है, ये भी नीति आयोग ने अपना डॉक्यूमेंट निकाला है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा रखता है। की प्रोग्राम अटल इनोवेशन मिशन, जो कि स्टार्टअप पर इनोवेशन पे फोकस करता है। 7 प्रोग्राम मतलब सस्टेनेबल एक्शन फॉर क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। मतलब स्कूल एंड हेल्थ सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन का भी जो है नीति आयोग जो है फोकस करता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इसने लाया था नीति आयोग ने, जिसमें 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को जो है डेवलप करने का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स ट्रैक करता है इंडिया का प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। की डिफरेंस क्या है प्लानिंग कमीशन से, कि नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ठीक है, कि सारी जो साइज है वो सब पे नहीं फिट होती है, ठीक है। तो स्टेट्स आर पार्टनर नॉट सबऑर्डिनेट, स्टेट जो है पार्टनर है, ना कोई ऊपर नीचे सबऑर्डिनेट है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ये बिलीव करता है, यूज करता है डाटा एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। कोई फाइनेंशियल पावर इस पे नहीं है, प्योरली जो है नीति आयोग क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, 1956, 1991, ठीक है।